जय हिंद साथियों। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं भूगोल की यानी कि जियोग्राफी की। हमारा मेन टारगेट साथियों सुपर टेट है, इसलिए हम उसी को ध्यान में रखते हुए सभी टॉपिक को कवर करेंगे। बड़े बड़े चैनल वाले साथियों क्या करते हैं कि फालतू की चीज़ें और एक छोटी सी टॉपिक जो 10 मिनट की 5 मिनट की होती है उस पर एक घंटे डेढ़ घंटे की वीडियो बनाते हैं, लाइव क्लासेस चलाते हैं, जिससे आपका भी समय खराब होता है और जो है उन लोगों को फायदा होता है। तो हमको टाइम खराब करने से क्या मतलब, हम ऐसी वीडियो देखेंगे, हम ऐसे चैनल को देखेंगे जहां पर कम समय में पूरी जानकारी साथियों हमको मिलेगी। तो हमारा मेन टारगेट सुपर टेट है, उसी को ध्यान में रखते हुए साथियों मैं शुरू कर रहा हूं जियोग्राफी की क्लास, भूगोल की। साथियों आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, पूरा मैटर मिलेगा यहाँ पर और आपका समय भी खराब नहीं होगा कम समय में। तो आप जो है पूरा वीडियो जरूर देखिए और आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज आपको मिल जाएं। ये आपका साथियों केवल सुपर टेट में ही काम नहीं देगा, अन्य छोटी परीक्षाएं जैसे पुलिस की हो गई और रेलवे की हो गई, इसके अलावा एसएससी की छोटी परीक्षाएं, सभी जगह सामान्य रूप से आपको पता है कि भूगोल से प्रश्न उठते हैं। तो हमारा मेन टारगेट सुपर टेट है, तो हम जो है चलिए टॉपिक वाइज कवर करते हैं। इसके अलावा आपको लगातार वीडियो मिलती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए साथियों शुरुआत करते हैं जियोग्राफी की। साथियों पहले हम देखेंगे कि जियोग्राफी यानी भूगोल है क्या। भूगोल साथियों आपको पता है कि जियोग्राफी शब्द से बना हुआ है। भूगोल जियोग्राफी का हिंदी रूपांतर क्या है साथियों, भूगोल है। आइए देखते हैं। जियोग्राफी साथियों दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका जियो, दूसरा है ग्राफी। क्या है साथियों, एक जियो है, एक दूसरा है क्या साथियों, ग्राफी। जियो का मतलब साथियों होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। जियो का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी। ये आपका परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जियोग्राफी शब्द कैसे बना हुआ है। तो जियो और ग्राफी शब्द से मिलकर बना हुआ है, जहां पर जियो का अर्थ क्या है साथियों, पृथ्वी है और ग्राफी का अर्थ है वर्णन करना। ग्राफ पेपर साथियों आप देखते हैं ऐसे लाइनिंग की रहती है और वहां पे हम ऐसे करके दर्शाते हैं संबंधों को, किसी के संबंधों को दर्शाते हैं। वो जो है किसी चीज़ के संबंध को, किसी चीज़ के बारे में हमको वर्णन करके बताता है। तो वही चीज़ यहाँ पर साथियों जियो मतलब पृथ्वी का वर्णन करना क्या है साथियों, जियोग्राफी अर्थात भूगोल है, जहाँ पर हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे, जहाँ हम पृथ्वी के बारे में हमको किसी चीज़ से जानकारी मिलेगी, उसी चीज़ का जो जिसमें वर्णन मिलेगा वही हमारा क्या, जियोग्राफी यानी कि भूगोल है। भूगोल के अंतर्गत साथियों हम 3 मंडलों का अध्ययन करेंगे। तीनों मंडलों को मिलाकर ही साथियों क्या कहा जाता है, भूगोल कहा जाएगा। पहला है आपका स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फीयर। दूसरा है आपका जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। तीसरा है आपका वायुमंडल यानी कि एटमोस्फीयर। इन्हीं तीनों को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं साथियों, इन तीनों को मिलाने के बाद ये आपका जैवमंडल कहलाता है और इन तीनों का अध्ययन हमारा जियोग्राफी यानी भूगोल के अंतर्गत होता है। तो जियोग्राफी के अंतर्गत किनका हम अध्ययन करेंगे, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का। और तीनों को मिलाकर क्या साथियों बनता है, इन्हीं तीनों मंडलों को जब मिलाकर एक में कर दिया जाता है तो ये आपका जैवमंडल यानी कि बायोस्फीयर कहलाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, रट लीजिए, याद कर लीजिए, कई बार परीक्षा में आ चुका है, आगे भी आएगा। भूगोल का जनक कौन है, भूगोल के पिता कौन है। तो भूगोल के जनक आपके हैं इरेटोस्थनीज। कौन है साथियों, इरेटोस्थनीज हैं। और अगर वहीं पिता पूछा जाता है तो हिकैटियस को पिता माना जाता है। कई बुक में आपका पिता और जनक इनको एक ही माना गया होगा, इरेटोस्थनीज को ही, लेकिन आप याद कर लीजिए कि भूगोल का जनक इरेटोस्थनीज को और पिता हिकैटियस को कहा जाता है। ठीक, अब साथियों इन मंडलों को मनुष्य अपने जीवन से प्रभावित करता है। किन मंडलों को, इन मंडलों को, और खुद भी इनसे प्रभावित होता है। तो प्रकृति, ये प्राकृतिक चीजें हैं, तो प्रकृति और मनुष्य के संबंध को दर्शाने के लिए साथियों समय समय पर क्या 3 विचारधाराएं सामने आई, जिनमें से पहला था क्या साथियों, नियतिवाद। क्या, जिनमें से आपका पहला था नियतिवाद, दूसरा था आपका संभावनावाद और तीसरा था आपका नवनियतिवाद। नियतिवाद के जनक प्रवर्तक कौन थे, फ्रेडरिक रेटजेल। याद कर लीजिए, परीक्षा में आ सकता है, नियतिवाद के जनक प्रवर्तक कौन थे, तो फ्रेडरिक रेटजेल थे। संभावनावाद के जनक कौन है, विडाल डी लाब्लास। कौन है साथियों, संभावनावाद के हैं विडाल डी लाब्लास, रट लीजिए। वहीं नवनियतिवाद के साथियों, किसके, नवनियतिवाद के जो सबसे लास्ट में आया वो है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर
पहले ये आया, इसकी कमी को दूर करने के लिए ये बनाया गया, और इन दोनों कमियों को दूर करने के लिए हमारा सबसे लास्ट में आया नवनियतिवादी, जो कि मनुष्य और प्रकृति के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से बताता है। नवनियतिवाद में क्या कहा गया साथियों? प्रकृति मालिक है, मनुष्य गुलाम है। नियतिवाद के अंतर्गत फ्रेडरिक रेड जेल ने क्या कहा साथियों? प्रकृति मालिक है। क्या? प्रकृति को इन्होंने मालिक बताया और मनुष्य को गुलाम बताया, अर्थात प्रकृति जैसा चाहेगी मनुष्य को वैसा रखेगी, मनुष्य अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता है, जो कि साथियों गलत है, आपको भी पता है। इसके बाद आता है संभावनावाद। विडाल डी लाब्लास कहते हैं कि मनुष्य मालिक है, इसको उल्टा बताते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य मालिक है, प्रकृति गुलाम है। ऐसा है क्या? अगर सभी प्राकृतिक चीजें नष्ट हो जाए या खत्म हो जाए तो क्या मनुष्य जी पाएगा? नहीं। तो ये भी आपका एक तरीके से गलत था। तो इन दोनों को की कमियों को साथियों दूर करने के लिए नवनियतिवाद आया, जिसके प्रवर्तक है ग्रिफिथ टेलर हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में यही चीज़ें मानी जा रही हैं, तो ये आपका आ सकता है। तो आपका नवनियतिवाद देखते हैं क्या है। नवनियतिवाद के अंतर्गत ग्रिफिथ टेलर ने बताया कि मनुष्य और प्रकृति के बीच मालिक और गुलाम का रिश्ता नहीं है, दोनों में मित्रवत रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के क्या है साथियों? पूरक हैं। मनुष्य प्रकृति से उतना ही लेगा जितना उसे दे सकता है। किसने कहा? ग्रिफिथ टेलर ने कहा। इसमें साथियों पर्यावरणीय चिंता या पोषणी विकास के झलक दिखाई देती है। ठीक, तो नवनियतिवाद में यही कहा गया कि जो मनुष्य और प्रकृति के बीच जो रिश्ता है वो मालिक और गुलाम का नहीं है, वो एक मित्रवत रिश्ता है। जब तक दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तब तक आपका जो है ना तो जीवन चल सकता है, ना तो प्रकृति चल सकती है। ठीक, अगर प्रकृति नष्ट हो जाएगी तो मनुष्य नहीं रहेगा, और मनुष्य नष्ट हो जाएगा तो प्रकृति भी, उसका भी कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा साथियों। तो आपका ये तीनों आप लिख लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साथियों आपका आता है भूगोल का वर्गीकरण। भूगोल को बांटा कितने भागों में गया है? तो साथियों कहीं ना कहीं मनुष्य जो है प्रकृति को प्रभावित करता है और उससे खुद प्रभावित होता है, इसलिए हम केवल भौतिक या प्राकृतिक भूगोल का अध्ययन ना करके हम मानव भूगोल का भी अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो साथियों भूगोल को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक या प्राकृतिक भूगोल, दूसरा है आपका मानव भूगोल। तो प्राकृतिक या भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या देखेंगे साथियों? स्थल मंडल यानी कि भू आकृति विज्ञान, यानी कि भू आकृतियों के बारे में सटीक जानकारी पढ़ेंगे, वो आपका स्थल मंडल के अंतर्गत आएगा। यानी कि स्थल मंडल पहला हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है आपका जल मंडल हो गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। समुद्र विज्ञान, जल मंडल मतलब समुद्र के विज्ञान के बारे में। ठीक, तीसरा है आपका वायुमंडल यानी कि जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अब हम आता है दूसरा भाग हमारा मानव भूगोल। मानव भूगोल में है जो मानव ने बनाए हैं भूगोल, वो आपका आर्थिक भूगोल हो गया, दूसरा हो गया राजनीतिक भूगोल, तीसरा हो गया जनसंख्या। ये सब चीज़ें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? मानव भूगोल के अंतर्गत। इन्हीं सब चीज़ों को जब साथियों मिला लिया जाता है तो हमारा क्या कहलाता है साथियों? खगोलिकी कहलाता है, एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो ये चीज़ें आपकी पहले क्लास में इतनी थी बेसिक जानकारी, जो कि काफ़ी ज़रूरी थी आपको जानने के लिए। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई। आगे हम कल शुरू करेंगे साथियों खगोलिकी दूसरे वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि पर डे आपको वीडियो मिलती रहे। साथियों मेरे चैनल पर आपको बकवास नहीं मिलेगा, कम समय में विस्तृत जानकारी मिलेगी, तो चैनल पर जरूर बने रहिएगा। इसके अलावा हिंदी की बेहतरीन क्लासेज आपको संजय सर द्वारा प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो कल मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।